एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस आईपीएस फैक्ट्री में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं जीएस पॉइंटर। और जीएस पॉइंटर में हमारा पहला टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास। एक एक करके हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित थी द अल्मीडा से। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। समुद्री यात्रियों देश वास्को डी गामा पुर्तगाल से था और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, उछली, हुगली और चिंसुरा। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चॉर्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन के। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आगे देखें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में सैनिक भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वह मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना स्थापित किया था। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। तो सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ एक्स-ला-सापेल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48, जो कि एक्स-ला-सापेल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54, जो कि अनिर्णायक रहा था। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के मध्य हुआ, जो कि पेरिस की संधि से अंत हुआ था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसे भूक्षेत्र आधारित अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो डुप्ले ने की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में।
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा में पुर्तगीज का शासन था, ट्रावनकोर में डेनिश, डेन और सद्रास में डच। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौरा अफीम प्राप्त होता था कहां से? बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक टिप्पणी किसने की थी? तो जीवी मैकाले ने की थी। एक्स-ला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में क्या सत्य है? इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। और एक्स-ला-सापेल की संधि कब हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात हुई थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की सफलता के कारण थे अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। आगे बढ़े। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी के युद्ध में कौन परास्त हुआ था? सिराजुद्दौला। हालांकि ये उसके जो मीर कासिम उसका वजीर था, उसने चीटिंग कर दी थी, इसलिए परास्त हुआ था। जो उसका दीवान था मीर कासिम। भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो क्लाइव को कहा जाता है, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। युद्ध का हुआ था प्लासी का 1757 में हुआ था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम ने। सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत के प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मिली तो बक्सर के युद्ध में मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने, क्योंकि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय की हार हो गई थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गए, तो लॉर्ड क्लाइव के समय मिले थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब दिए थे? 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764 में, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह थी खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बॉन्डीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बॉन्डीवाश का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 में बॉन्डीवाश युद्ध में पराजित हुआ था, तो उसका नाम था काउंट लाली। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की हुआ था। और बॉन्डीवाश का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों ने किया था। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठाओं द्वारा। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर में से
रंजीत सिंह किस राज्य में सम्मिलित था? तो श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे शुक्र चक्रीय मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में की थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। कथन था महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए। वैसे कौन सा कथन सही है? उनका ये 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। बाकी कथन गलत है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल। प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध में विजयी हुए थे हैदर अली। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने इस श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। आगे बढ़े। प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली विजित हुआ उसमें। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। इलाहाबाद की संधि 1765 से हुई। मंगलौर की संधि 1784। सालगाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। बेगम समरूप एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरदना में। सही कथन क्या है? महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की रेखा गणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की हैदराबाद राज्य के निजाम ने। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना किसकी थी? कॉर्नवालिस की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने के श्रेय किसे जाता है? क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। वॉरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना 1774। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू हुई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी।
सहायक संधि 1798 में शुरू हुई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार समाप्त हुए थे 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया था 1813 में। बस चाय और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहा था 20 सालों के लिए, जो 1833 में समाप्त कर दिया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, तो वो है कॉर्नवालिस। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो दरोगा को कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेजों एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। तो सहायक संधि के तहत पहली रियासत जिसे मिलाई गई तो वो थी हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि किस क्रम में मिलाया गया? सबसे पहले हैदराबाद को, उसके बाद मैसूर, फिर अवध और सिंधिया। सुगोली की संधि कब हुई थी? 1815 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पूछा जाए तो क्या होगा? तो होगा हैदराबाद। और अगर वेलेजली की सहायक संधि को ना पूछा जाए तो उत्तर होगा अवध का नवाब। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराई, लॉर्ड वेलेजली ने आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के शासनकाल में, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे कब से कब तक? 1820 से 1827 तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल को मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन का। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त हुई 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक दिया था 1789 में। लॉर्ड वेलेजली द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। 1849 में पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का विलय हुआ, 1856 में अवध का विलय हुआ और 1855 में करौली का विलय हुआ, करौली राजस्थान। बगात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1850 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की डलहौजी जेम्स एंड्रयू रैमजे। भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था लॉर्ड वेलेजली। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम है सतारा, संबलपुर, झांसी। अंग्रेजों द्वारा संधि विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बंबई और थाने के मध्य हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डफरिन के समय।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 में की साम्राज्य की घोषणा ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। 1877 में वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एडनबरो ने। लॉर्ड कर्नल कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। वहीं लॉर्ड डलहौजी को व्यपगत के सिद्धांत के लिए। लॉर्ड कैनिंग को 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध हुआ और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 का 17वां रेगुलेशन आया। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 में। सर जॉनसन ने निष्क्रियता की नीति अपनाई। एलनबरो ने सिंध का विलय किया और लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ। अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी और डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुट्ठीभर लोगों की संस्था कहा था। चार्टर एक्ट 1833 किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1718 की अधीनस्थ संधि की बातचीत थी। चार्ल्स मॉडकॉफ ने वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था। लॉर्ड मेयो ने भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय कार्यकाल में हुई थी 1872। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। लॉर्ड लिंडन को लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन द्वारा। इलवर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से, महिला एवं बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आगे बढ़े। इलाही बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है। वहीं चार्ल्स मैककॉफ को प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा पर निषेध के लिए, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्रथम स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, चैम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन वायसरायों का सही है लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आए, उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन लास्ट में। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए लोग इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। लॉर्ड मिंटो ने भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग रहा। पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय। इलवर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के समय किया गया। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आई।
ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ। आगे देखें, चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति डलहौजी के समय आई। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय, सामाजिक सुधार वेंटिक के समय किए गए। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस्ट। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्सिस्ट। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनमांड मिंटो कार्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि आर्कीबाल्ड परसिवल्स बेवेल बाइकाउंट और अर्ल बेवेल। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रारंभ की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में की गई थी खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधियां। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा था? भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत की से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस के संगठन थी, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सब होम चार्जेस थे। सब इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। स्थायी बंदोबस्त किया था जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसके कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। मैं बंगाल बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था 1885 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध है अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुंड्रो, एल्फिस्टीन, विनगेट और गोल्डस्मिथ। सर टॉमस मुंड्रो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1900 में। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत से संबंधित है, 12 बलूट महाराष्ट्र से, 82 तमिलनाडु से, वहीं अडाडे कर्नाटक से। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत व्यय होता था लगभग 40% व्यय होता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रीम थ्योरी की सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। सत्य कथन है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संकुल अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक,
आरसी दत्त और एमजी रनाडे सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत का विश्वास नहीं करता था, तो सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त और एमजी रनाडे दादा भाई नौरोजी की ड्रीम थ्योरी पर बिलीव करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, जो कि दादा भाई नौरोजी की कब प्रकाशित हुई थी, 1901 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभाव देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत में ब्रिटिश नीति घिनौनी है। ये विचार था कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में सत्य कथन है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति से इस प्रक्रिया को तेज किया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे। बनियान आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। भारत दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बुक्स और उनके राइटर, अबुल कलाम आजाद ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, केसरी बाल गंगाधर तिलक की, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, बापू माई मदर मनु बहन ने, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया विपिन चंद्र। अस्पृश्य लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसने प्रकाशित की थी? गोपाल बाबा बलंगकर द्वारा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की कृति है। दुर्गेश नंदिनी बंकिमचंद्र चटर्जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। फ्रीडम एट मिडनाइट लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपीरियर की। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर बाय दुर्गादास। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। याद रखना, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट है द सेपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। अवध इन रिवॉल्ट 1857-58 रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी एस.बी. चौधरी। ह्यूग टॉय की है स्पिनिंग टाइगर। फिलिप्स टॉलबॉट की अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस स्पिनिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह। बंदी जीवन सचिन सान्याल। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंदी जीवन सचिन सान्याल। द ड्रीमलैंड लाला राम सरन दास। द फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण बोरा। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट डी.बी. अम्बेडकर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। द ग्रेट डिवाइड एच.बी. हॉटसन। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। कैपिटिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। गौरा रविन्द्रनाथ टैगोर। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1912 में।
व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है हिंदू स्वराज में। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं सी.आर. दास। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु M.K. गांधी। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी। लिविंग एन एरा D.P. मिश्र। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंद। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद और देविकीनंद खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। अमृत और विष के लेखक हैं अमृत लाल नागर। चिदम्बरा के हैं सुमित्रा नंदन पंत। देवदास के हैं शरत चंद्र चटर्जी। वहीं गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव दास। कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है वैनगार्ड। गीतांजलि आनंदमठ सत्यार्थ प्रकाश। गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जोड़ा जाता है तो आनंदमठ ये सन्यासियों के जीवन पर लिखी गई है। बंगाल की देशभक्ति की बाइबल आनंदमठ। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में सत्य कथन है। इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों लोकगीतों को प्रेरित किया। वंदे मातरम गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत में देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है आनंद मठ में। चेतावनी शून्य के रचयिता है केसरी सिंह बारहट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में लिखी गई। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है भारत दुर्दशा। अंधेरी नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुब्रमण्यम भारती कवि थे तमिल भाषा के। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्राप्त हुई मैथिली शरण गुप्त को। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घाशीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर ने। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। The Rise and Growth of Economic Nationalism in India by Bipin Chandra. Indian National Movement, The Long-Term Dynamics by Bipin Chandra. Out of Print Newspapers, Journalism and the Business of News in the Digital Age. ये पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉग। मदर इंडिया कैथरीन मेयो द्वारा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने। राष्ट्रीय गीत ऐ मेरे वतन के लोगों प्रदीप द्वारा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा पंजाब से थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये पंक्ति मोहम्मद इकबाल ने रची है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय गीत फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन प्रसाद सिंह। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया। उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में भी अपनाया है। यह गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता है सरोजनी नायडू। अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है मोहनदास करमचंद गांधी का। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं गुरुमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक हैं G.N. नितेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी अहमदनगर फोर्ट जेल में। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849-50 W.H. लीमैन द्वारा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 B.D. सावरकर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल
by Ramesh Chandra Dutt, The Indian Nationalism and Early Congress by John R. Maxwell, Indian Economic Thought 19th Century Perspectives वीरेंद्र नाथ गांगुली ने लिखी थी। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बाय बिपिन चंद्र। नेक्स्ट इज Planned Economy for India, book written by M. Vishwesvaraya. The Root of Indians India, The Roots of Ancient India, W.A. Fair Service, भारत की दूसरी स्वतंत्रता, M.G. देवासहायम। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर ने लिखी है। गगन प्रेमचंद का उपन्यास है। एटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी की कृति है। शाहनामा फिरदौसी की कृति है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरज सी चौधरी की कृति है। इंडिया अ वुडंट सिविलाइजेशन, बी.एस. नायपाल। कन्फेशंस ऑफ अ लवर, मुकराल मुल्कराज आनंद। द इंग्लिश टीचर, आर.के. नारायण। प्लानिंग एंड द पुअर, बी.एस. मिन्हास। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, कर्जन। द अनटोल्ड स्टोरी, जनरल कौर। द अल्फाबेट, डेविड डिरियंजर। द गैलरी ऑफ रॉस्कल, पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द प्राउसडेट डे, एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर। एस बी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन। माई म्यूजिक माई लाइफ, रविशंकर। आधा गांव, राही मासूम रजा। राधा का है, रमाकांत रथ। द फिल्पेरर, लक्ष्मण गायकवाड़। बाकी इतिहास, बादल सरकार। सीता स्वयंवर, विष्णुदास भावे। ययाति, विष्णु सखाराव खांडेकर। गिद्ध, जब्बार पटेल। शशि थरूर, शो बिजनेस। अमिताभ, सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। घर और अदालत, लीला सेठ। झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया, नंदन नीलकेणी। जर्नी थ्रू बॉवुडम एंड नेदरलैंड, टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। अगली है गोदान और गबन दोनों, मुंशी प्रेमचंद। निर्मला, मुंशी प्रेमचंद। सौजे वतन, मुंशी प्रेमचंद। मालगुड़ी डेज की रचयिता है आर.के. नारायण। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचयिता है परियों की कहानी के मणिशंकर अय्यर। द पाकिस्तान पेपर्स। सविता पांडे, द फ्यूचर्स ऑफ एनटीपी। द पाथ टू पावर, फिलिप डायर ने लिखी थी। द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय, विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग, रशेल कार्सन। द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी। 2 years and month and 28 night, सलमान रुश्दी। नेमशेक, जुम्मा लाहिड़ी। द रोड अहेड, बिल गेट्स। मानस के हंस, अमृतलाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत एक विख्यात है एक छायावादी कवि के रूप में। डायना, अ ट्रिब्यूट, जूलिया डेलोनो। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज है जादू का मंत्री। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। बुलेट प्रूफ बुलेट, माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर बाय जूलियस रिबेरो। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, देवानंद की है ये। द स्ट्रगल एज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, लेक वालेसा की है। फ्रेंड्स एंड फोज, शेख मुजीबुर रहमान। रीबर्थ, लियोनिड ब्रेजनेव। प्राइस ऑफ पार्टीशंस, रफीक जकारिया। इंडिया 2020, एपीजे अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, एस.एस. गिल। यूलिसिस, जेम्स जायस। डब्ल्यू.सी. स्मिथ। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, खालिद बिन सईद, पाकिस्तान। द फॉर्मेटिव, मोइन शकीर। खिलाफत टू पार्टीशन, पार्टी हार्डी ने। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्कल टूली। लज्जा, तस्लीमा नरसिन। 1984, जॉर्ज आरवेल द्वारा। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। मृगनयनी, वृंदावन लाल शर्मा। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती। मृगावती, हिंदी कविताओं में सबसे पहले लिखा गई थी मृगावती। एंड इक्विल म्यूजिक, विक्रम सेठ। बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। नौकर की कमीज,
विनोद कुमार शुक्ल। डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता हैं चार्ल्स डिकिंस। दी प्राउडेड डे के नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारत की स्वतंत्रता से। तस्लीना नरसिम लेखक हैं लज्जा, उतल हवा, अमार माया बेला की। हाफ ए लाइफ वी.एस. नायपॉल। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम। जीता आपकी शिवखेड़ा। गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण की है। द पब्लिक ऑफ इंडिया एल.एन. ग्लेडिल की है। द व्हाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल आर ब्रास। कमायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ज्योग्राफिकल फैक्चर्स एंड इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लिखी है एवं पर्णिकर ने। बैगा नामक पुस्तक लिखी बैरियर एल्विन ने। शरद चंद्र का लिखा उपन्यास है चरित्रहीन श्रीकांत शेष प्रश्न। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ए.बी. वाजपेयी। इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड फरीद जकारिया। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट वी.पी. मेनन। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पी.वी. नरसिम्हा राव ने। आगे कुछ बुक और है। वी.एस. नायपॉल इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन। पॉल स्कॉट की स्टेयरिंग ऑन। जे.जे. फेरेल द सीज ऑफ कृष्णपुर। अ वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोराबजी स्क्रिप्ट पुस्तक के लेखक हैं आर.एन. त्रिवेदी। ऑटोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी लाल बहादुर शास्त्री। सुबह आजादी फैज अहमद फैज। एलिजाबेथ हॉली हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इन कस्टडी अनीता देसाई की। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन। अनएकस्टम्ड अर्थ जुम्मा लाहिड़ी। दी ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी। परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइफ ऑफ फायर के गुप्त लेखक हैं हुमायूं गौहर। मुंशी इंशा अल्लाह खां उदयवान चरित्र। बाबू देवकानंद खत्री कादर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हटी हमीर। जयशंकर प्रसाद कंकाल। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी रीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्ला। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे जयप्रकाश नारायण। दयाबाई विनय मलिका हैं। सहजूबाई की सहज प्रकाश। सोन कुमारी स्वर्ण बेला की कविता गंगाबाई के पद। फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं विमल जानान। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल। हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री। आर्थर कैम्प मिथ ऑफ महात्मा। नेविल चैम्बरलेन द स्ट्रगल फॉर पीस।